सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत। सभी सदस्य अपने स्थितियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा दी जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि राशियों के गुण धर्म का संपूर्ण विश्लेषण। यह प्रश्न समूह में भी लिखे गए हैं और कक्षा में भी इस बातों के बारे में कई बार कहा गया है। तो सबसे पहले राशियां क्या है? राशियों को हम सबों को समझना चाहिए कि राशियां है क्या। तो राशियां नक्षत्रों के मेल से बना है। नक्षत्र क्या है? तो अनगिनत टिमटिमाते ताराओं के समूह को नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र। एक नक्षत्र के 4 चरण हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। तो इस प्रकार 2.25 का मतलब हुआ कि 2 नक्षत्रों के 4 चरण, 8 चरण और एक नक्षत्र के 1 चरण लेकर के, यानी कि 9 चरण लेकर के एक राशियां बनी। और यही राशियां हमारे भाव को, कुंडली जो अब हम बनाते हैं, और कुंडली में जब यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, कहीं पे 10 लिखा हुआ है, कहीं पे 7, कहीं पे 2, कहीं पे 3, यह क्या है? यह कोई गिनती नहीं है, यह राशियों के ही द्योतक है। हम सबों को क्रमबद्ध राशियों का नाम याद रखना चाहिए। 1 मेष राशि, 2 वृषभ राशि, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। ये देखो, राशियां घर होता है, राशियां घर होता है, राशियां परिवेश होती है, राशियां परिवेश होता है, राशियां घर होता है। और उस राशियों में गोचर करने वाले, जो गोचर करते हैं, वे ग्रहगण हैं। तो हम सब अपने जीवन में हम सबों ने यह देखा है, यहाँ पे जितने भी सदस्यगण शामिल हैं सभी एस्ट्रोलॉजर ही हैं। हम ज्योतिष की बात छोड़ दें, जन्म कुंडली की बात छोड़ दें, तो हम भी कभी कभी ऐसे परिवेश में, ऐसे माहौल में चले जाते हैं या रहते हैं, या जाना हो जाता है कि हम अपने मन के अनुरूप कोई काम नहीं कर पाते, अच्छे ढंग से नहीं हो पाते। कुछ ऐसा भी जगह माहौल हमें मिल जाता है, हम जाते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और हम अपना काम अपने निवास स्थान से भी बेहतर उस स्थान पर हम कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसमें एक वाक्य और हम सबों को समझना चाहिए कि वही स्थान जहाँ पे आप अपने आप को बेहद कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अपना काम जो भी है बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, तो ठीक उसी स्थान पर कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि वह अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है और अपने मन की इच्छाओं के अनुरूप सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाता। क्या ऐसी बातें हम लोग एहसास कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? तो यहाँ पर एक यह भी बेसिक बात है कि वह स्थान पर जहाँ हम बड़े अच्छे से काम कर पाते हैं, तो जो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारा गुण धर्म होता है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, उसके अनुरूप वह स्थान होता है। इसलिए हम वहां पर अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं। और जिस स्थान पर हम अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं, उस स्थान पर जिससे अच्छा काम नहीं होता, उसके लायक वह स्थान अपने आप में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। इसलिए तो यही है कुंडली का फलादेश। राशियां क्या है? वह परिवेश है, माहौल है, घर है, ग्रहगण उसमें गोचर करते हैं, अपने गति के अनुसार अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो जब ग्रहों के गुण धर्म के आलोक में जब राशियों का गुण धर्म मिलता है, मेल होता है,
तो ग्रह अच्छे फल देते हैं, और जब ग्रहों का एवं राशियों का जब गुण धर्म में मेल नहीं हो पाता, तो उस राशि में वे ग्रहगण उतने अच्छे फल नहीं देते। इसलिए हम सबों को ग्रहों के भी गुणधर्मों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में सभी ग्रहों के गुण धर्मों पर आधारित हम सबों ने चर्चा किया था, और हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। आज की कक्षा में हम सभी राशियों के गुण धर्म के बारे में विस्तृत रूप से समझने का प्रयास हम सभी करेंगे। तो सबसे पहले खास करके जो फलादेश में जो उपयोग होता है, उसमें दो चीज उपयोग होता है, राशियों के तत्व एवं राशियों के स्वभाव। यदि आप केवल राशि की बात करते हैं कि हाँ मेष राशि के गुणधर्म क्या हो सकते हैं, केवल यह बतला दीजिए, तो मैं तो अपनी आंखें मूंद लूं, अपने इष्ट देवता का ध्यान करूं, और क्रमबद्ध तरीके से सभी राशियों का गुण धर्मों के बारे में अपने याददाश्त के आधार पर मैं बोलता चला जाऊं। उदाहरण स्वरूप यदि मेष राशि को ही लिया जाए, तो मेष राशि के प्रायः गुणधर्म क्या हो सकते हैं? तो मेष राशि पुरुष राशि है, चर राशि है, अग्नि तत्व का है, चतुष्पद है, लाल वर्ण है इसका, यह दीवावली राशि है, इसकी पित्त प्रकृति है, क्षत्रिय वर्ण है, इसका दिशा पूर्व है, यह धातु संज्ञक है, यह इसका स्वभाव उष्ण है, यह पृष्ठोदय राशि है। इससे कुंडली में या काल पुरुष के गुण धर्म के अनुसार इससे सिर की संज्ञा दी गई है, यह रजोगुणी है, इसका स्वामी मंगल देव, और भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रयोग के आधार पर हम लोग प्रयोग कुंडली के फलादेश में किन किन विषय वस्तुओं का विशेष रूप से फलादेश में उपयोग में लेते हैं। हालांकि इस राशियों के सभी गुणधर्मों का उपयोग कहीं ना कहीं फलादेश में सभी राशियों के सभी गुणधर्मों का उपयोग हर जगह होता है। किसी प्रश्न में किसी चीज का उपयोग, किसी प्रश्न में किसी चीज का। हमारे जातक शास्त्रों में, फलित शास्त्रों में राशियों के गुण धर्म वाले सारणी अधिकांशतः पुस्तकों में दिए गए हैं। जो व्यक्ति हमारी बातों को सुन पा भी रहे हैं, समझ रहे हैं, और यदि उनके पास में ज्योतिष से संबंधित फलित शास्त्र संबंधित कोई पुस्तक हो जिसमें राशियों के गुण धर्म बतलाए गए हों, उसकी जो सारणी होती है वह सारणी समूह में शेयर कर रहे हैं। चलिए, तो हमने अभी कहा कि सब पहले एक एक गुण धर्मों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो अग्नि तत्व हमने कहा, तो अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी होती है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अग्नि तत्व, भूतत्व, इसको पृथ्वी तत्व भी कह सकते हैं, अग्नि तत्व, भूतत्व और वायु तत्व और जल तत्व। अब अग्नि तत्व की जो राशियां होती है 1, 5, 9, भूतत्व की राशियां 2, 6, 10, वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11, जल तत्व की राशियां 4, 8, 12। सबसे पहले हम अग्नि तत्व पर चर्चा थोड़ा कर लेते हैं कि अग्नि तत्व के राशियों का क्या प्रभाव है। यह जिस भाव में होता है, खास करके यदि अग्नि तत्व की राशि किसी के लग्न में हो, तो सामान्यतः व्यक्ति स्वस्थ होता है, सबल होता है, बलवान होता है, और बगैर रुके हुए लंबे देर तक काम कर सकता है।
यदि विषम परिस्थितियां भी आती है तो भी उससे उबरने में का वह प्रयास करता है। व्यक्ति साहसी, ऊर्जावान, पराक्रमी, परिश्रमी होता है, उद्यमी भी होता है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, व्यक्ति भाग्यशाली होता है। जब व्यक्ति अपने काम में मन लगा के काम करता है और कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह चाहता है कि मैं अपना जो काम कर रहा हूं करते रहूं, हमें कोई टोक टाक। अगर यही लग्न में अग्नि तत्व की राशि हो और उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो स्थितियां उल्टा भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि वह व्यर्थ के तकरार में अपना समय खराब कर सकता है। वैसे अग्नि तत्व की राशियां यदि लग्न में होती है तो व्यक्ति गहरी सूझबूझ, मौलिक विचार, स्वतंत्रता भी इत्यादि उनमें पाए जाते हैं। तो यह तो लग्न की बात हो गई। अब अब आप लोग देखें कि आपके किस भाव में अग्नि तत्व की राशि है। अब इस व्यक्ति, यह जो कुंडली अभी हमने लिया, इस कुंडली में अग्नि तत्व की राशि कुंडली के चौथे भाव में भी है, कुंडली के 8वें भाव में भी है और कुंडली के 12वें भाव में भी है। तो यदि चौथे भाव को ही ले, यदि चौथे भाव को ही ले तो चौथा भाव मन की स्थिरता का है। क्या आप लोगों की कुंडली में चौथे भाव में अग्नि तत्व की कोई राशि है? अग्नि तत्व की कोई भी राशि हो तो साधारणतया आपका मन किसी भी कार्यों में मन स्थिर हो जाता है, काम करते हैं। यदि किसी के बच्चों की कुंडली में ही है, पढ़ रहा है, तो पढ़ने में वह थोड़ा सा एकाग्रता थोड़ा जल्दी आ जाए। अब वह कितना देर रहेगा वह अलग की विषय है। यदि अग्नि तत्व की राशि भी है फिर भी अगर वह एकाग्र नहीं होता तो यह समझा जा सकता है कि उस भाव पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव, पाप ग्रह इत्यादि का प्रभाव या कुंडली के अशुभ ग्रह का प्रभाव। जिस भाव में होगा उस भाव में स्थिरता दिखेगी, ऊर्जा उत्साह दिखेगा। अब आते हैं हम यहाँ पर चारों के गुण धर्मों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम आप सब उससे विचार करेंगे, पूछेंगे कि आपके किस भाव में अग्नि तत्व की राशियों पर क्या जो चर्चा हुआ कि आप लोगों की कुंडली पर कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे नियमित रूप से कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू भी हो सकते हैं। पूर्व में जो हमने ग्रहों से संबंधित जो चर्चा की थी उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के, आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब आते हैं भूतत्व की राशि या पृथ्वी तत्व की राशि। अगर लग्न में होता है 2, 6 या 10 नंबर की राशि तो यह भी, ऐसे व्यक्ति भी यदि रोगी होते हैं सामान्यतः तो थोड़ा जल्दी ठीक भी हो जाते हैं या स्वस्थ बनाए रखने में यह सहायक होता है। अग्नि तत्व की राशि स्वस्थ रखता है, पृथ्वी तत्व की राशि स्वस्थ बनाए रखने में सहयोगी होता है। जो 6, 10 नंबर की राशि यदि लग्न में होता है तो व्यक्ति ज्यादा फिजिकल मेहनत वाली, वर्क वाली काम उससे उतना नहीं, परंतु
एक गुण यह देखा जाता है कि यदि भूतत्व की राशि जिस भाव में हो उस भाव के कार्यों के प्रति, अब यहीं पे इस उदाहरण कुंडली में पंचम भाव में भूतत्व की राशि है एवं लग्न में भी है, त्रिकोण में भी है। अब पंचम भाव को ही ले तो यह पंचम भाव किस चीज का होता है? सीखने का होता है। पंचम भाव सीखने का सीखने का होता है। तो यह व्यक्ति सीखने के लिए कुछ अपना एम भी बना सकता है, यानी कि यह लक्ष्य निर्धारित करके काम करने वाले होते हैं। अब जैसे कि नवम भाव में ही है तो नवम भाव पूजा पाठ का भी है, श्रद्धा भक्ति का भी, ईमानदारी का भी है, गुरु पूजन भी है, गुरु का भाव भी है, मंदिर का है, पूजा पाठ के नाम से ज्यादा। तो यदि किसी पूजा पाठ के लिए वह मन में अपना बना लेता है विचार तो उसके प्रति काफी सजग भी दिखेगा, काफी सजग भी दिखेगा कि हमको फलाने दिन पूजा करना है, या सामान की व्यवस्था करना है, सामान की व्यवस्था करना है, पूजा के समय से पहले से ही तैयार होकर वहां पे। यदि भाव खराब न हो तो अगर यहाँ पे 6 नंबर की राशि भी है और शनि देव ही बैठ जाए, राहु देव ही बैठ जाए, ये तो अशुभ ग्रह हो गए ना। जी। तब तो फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करके जो आगे बढ़ने की बात है या लक्ष्य के प्रति, अपने एम के प्रति जो सजगता है वह कम हो सकता है। यदि भाव शुभ प्रभावित है तो लक्ष्य के प्रति थोड़ा ज्यादा ही सजग रहेगा व्यक्ति। जिस भाव में भूतत्व की राशि होती है, यानी कि 2, 6 या 10 नंबर की राशि हो जाए, उस भाव से संबंधित कार्यों में व्यक्ति में स्थिरता, धैर्य, एकाग्रता, इसके विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। यानी कि 6 नंबर की राशि आपके या 10 नंबर की राशि या आपके 2 नंबर की राशि यदि नवम भाव में है तो पूजा पाठ करने आप बैठते हैं तो बड़ा जल्दी एकाग्र होगा, मन में चंचलता कम आती, चाहे कोई भी आप जिस भाव में हो। लेकिन यह व्यक्ति यह थोड़ा सा निश्चितता को भी दर्शाता है, भूतत्व की राशि निश्चितता को दर्शाता है। यदि कुंडली के 10वें भाव में हो जाए तो व्यक्ति जो काम कर रहा होता है उसको छोड़ना जल्दी नहीं चाहता। पंचम भाव में हो जाए तो जो मन में पढ़ने की है, जो पुस्तक पढ़ने की है, जो सब्जेक्ट टच करने की है, बहुत ज्यादा प्रयास करता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार ही विषय। हाँ हेलो। हाँ जी ठीक है, तो आप हमसे 1 घंटे, आधे पौन घंटे के बाद में बात करें। दादा कोनो बात नहीं, कितनों गरम रही बोले। तो यानी कि थोड़ा सा हमारे गांव समाज में एक शब्द प्रचलित है जिसको कहते हैं अड़ियल। उसको दूसरा शब्द क्या हम लोग बोल सकते हैं? अडिग। हट्ठी ना, हट्ठी, अडिग, अडिग भी। अडिग। हाँ, मैंने कि जो काम कर रहा है उसको छोड़ करके दूसरा काम करना नहीं चाहता, अडिग रहता है, नहीं पसंद। और थोड़ा स्लो मोशन में काम करेगा, धीरे धीरे करेगा, लेकिन अच्छा करेगा, यानी कि अपने से अच्छा करेगा, लेकिन थोड़ा स्लो मोशन में काम करेगा, जिस भाव में हो जाए भूतत्व। लेकिन बड़े सावधान, यह ग्रह सावधानी भी दर्शाता है। ग्रह नहीं, यह राशि भूतत्व की राशि सावधानियों को भी दर्शाता है। काम व्यक्ति करेगा जिस भाव में, अगर 10वें भाव में हो जाए
तो व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो सावधानी से करेगा। कहने का मतलब भू तत्व की राशि का परिभाषा हम धैर्य की कर सकते हैं, थोड़ा स्लो में काम करने वाला कर सकते हैं, कार्यों को एक लक्ष्य बना करके हम काम करें सो है, सतर्कता से काम करें तो सब यह भी हो सकता है। अगर यहाँ पे यह जो भू तत्व की राशि है यह एक शोध की तरफ भी ले जाता है। क्या ले जाता है? शोध की तरफ। अगर 6 नंबर की राशि यहाँ पे आ जाए अष्टम भाव में, बुध भी हो जाए या केतु हो जाए या देवगुरु बृहस्पति हो जाए और वह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहे, बहुत जल्दी सीख लेगा, यानी कि उसकी रुचि भी बढ़ जाएगी और समझ जाएगा, क्योंकि यह शोध वाली बात। या अगर यहाँ पे 2, 6, 10 नंबर की राशि हो जाए, व्यक्ति पीएचडी करे, कोई शोध प्रोग्राम हो तो बड़ा जल्दी समझता है, बड़ा जल्दी विषय वस्तु समझ में। अब आते हैं वायु तत्व की राशि। यह इसमें ऊर्जा काफी है, नहीं ना, ऊर्जा और उत्साह, ऊर्जा उत्साह तो है परंतु यह रुकने से रुक भी जाता है, परंतु अपने सोच को नहीं बदलता, अपने सोच को नहीं सोच एवं अपने फैसला को नहीं बदलता है। आप हवा को देखते हैं, हवा चलती है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, वह चल रहा है, वह रुक जाएगा, ठिठक जाएगा। अगर आप कुछ सामने आड़ आड़ पर्दा लगा दे या दीवार खड़ी कर दे, रुक जाएगा, ठिठक जाएगा। परंतु उसकी क्षमता से अगर कम क्षमता वाला सामने कोई है तो उसको तोड़ते हुए आगे भी चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि रुकावट आने पर अपने सोच को वह नहीं बदला, अपने संकल्प को नहीं बदला, अपने सोच एवं संकल्प को नहीं बदलता। और अगर आप दीवार भी खड़ा कर देते हैं, हल्का सुराग भी है, फिर भी उस सुराग से इस पार से उस पार चला जाएगा। यदि अगर सुराग नहीं है तो अगल बगल हो करके वह निकल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि पूरब से हवा आ रहा है, सामने दीवार आपने खड़ा कर दिया तो वह हवा रुक जा, वह हवा अपना दिशा बदल के लौट जाए वापस। तो यह वायु तत्वों की बात है। कहने का मतलब यह है कि वायु तत्व की राशि वाला जो लक्ष्य बना लेता है तो हर हाल में उस पर अमल करने का प्रयास करता है, चाहे स्थितियां जो जैसे भी हो, जैसे मतलब प्रयास करता है। अब यहाँ पर 3 नंबर की जो राशि है वह 6ठे भाव में है, 7 नंबर की राशि 10म भाव में है और 11 नंबर की राशि लिया दूसरे भाव। अब जो 6ठा भाव से जितने काम का विचार होता है, जैसे छोटा छोटा बच्चा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है तो यह बड़े जुनून के साथ तैयारी करेगा, चाहे स्थितियां जो बने लगा रहे, काम जो करे करने का प्रयास करेगा। इसके प्रमुख गुण जो होते हैं यदि लग्न में हो तो यह तो वह व्यक्ति के ऊपर में गुण धर्म अप्लाई होंगे, और यदि जिस भाव में वह राशि है तो उस भाव से संबंधित जो काम कार्यों को हम लोग देखते हैं तो उस कार्यों पर उस प्रकार की बातें आ जाएगी। अब वायु तत्व की राशियों का जो गुण धर्म सामान्यता होता है, स्नेह का होता है, सौहार्द का होता है, विनम्रता का होता है, सहानुभूति का होता है, सहयोग का होता है, सजनता का होता है और
जानकारी इकट्ठा करने का भी होता है। अगर लग्न में ही हो जाए तो अगर किसी व्यक्ति के लग्न में अगर यह 3 7 11 नंबर की राशि है तो स्वभाव ऐसा जरूर होगा कि आप किसी से मिलेंगे, आवश्यकता हो या न हो, लेकिन यदि कोई आ गया तो उससे ढेर सारी बात पूछेंगे, ढेर सारी जानकारी उससे लेने का प्रयास करें। हाँ बुआ, तुम्हारे नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, क्या करते हो, तुम्हारे मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं, भैया की शादी हुई कि नहीं हुई, बहन की शादी हुआ या नहीं हुआ, अभी उनका काम कैसा चल रहा है, पूरे आप जानकारी देते हैं। वायु तत्व की राशि कल्पना शक्ति को विकसित करते हैं। यह न्याय के भी प्रतीक हैं, लेकिन इनमें एकाग्रता की कमी पाई जाती है। यदि लग्न में ही यह राशि हो, वायु तत्व की राशि हो, तो यह समझौता करने वाला भी होता है। यदि लग्न में ही वायु तत्व की राशि है तो आपको समझौता ज्यादा पसंद आता है। अब यह छठे भाव में ही राशि हो गई तो यह छठा भाव किस चीज का है? शत्रु का भी है। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं ना हम लोग। जी। तो यह क्या है? यह समझौतावादी, समझौता वाला राशि हो गया। तो अपने शत्रुओं से यह ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास नहीं करेगा। यह प्रयास करेगा किसी भी हद तक आपस में समझौता हो। और भी ढेर सारे गुण हो सकते हैं। अब यह जिस भाव में होगा उस भाव पर इन चीजों को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब आते हैं जल तत्व की। तो जल तत्व में कर्क, वृश्चिक एवं मीन राशि होती है। यह रोगी राशि भी है। यह कौन सी राशि है? रोगी। रोगी राशि, बीमारी राशि। क्योंकि पानी है ना, पानी में तो कुछ भी आ जाता है तो अधिकांशतः चीज को पानी अपने में मिला लेना चाहता है, अपने में मिला लेते हैं। अग्नि में तो कुछ मिलेगा नहीं, जो भी जाएगा जल जाएगा। सभी वस्तुएं पृथ्वी पर सरवाइव नहीं, लेकिन पानी में तो सब कुछ मिल जाता है। कुछ ही विषय वस्तु ऐसे हैं जो पानी में नहीं मिलते, उसकी संख्या कम है, और मिल जाने वाले वस्तुओं की संख्या ज्यादा। अधिक है। या जल से प्रभावित तो हो जाता है, वह खराब हो जाता है। जैसे चना भी अन्न ही है, कुछ भी पानी में डाल दीजिएगा तो वह पानी पूरा सोख लेगा, अंदर बाहर करता है। अब पत्थर एक ऐसा वस्तु है कि पानी में डाल दीजिएगा ज्यों का त्यों रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो कुछ ही वस्तु है। तो अगर कुंडली के जिस भाव में जल तत्व की राशि हो जाए, अगर बीमारी वाली बात होती है, भाव खराब हो, भाव पर पापग्रह का प्रभाव हो, भाव का स्वामी ठीक ठाक न हो, तो उस भाव से संबंधित यदि बीमारी होती है तो बीमारी थोड़ा लंबा ही चला जाता है, बीमारी थोड़ा लंबा हो जाता है। जल तत्व की राशि जिस भाव में होता है, यह राशि क्या है? जल क्या है? स्थिर है। स्थिरता से हम सबों को यह समझना चाहिए कि यदि लग्न में ही जल तत्व की राशि हो तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, यह थोड़ा जल्दी ही थकान महसूस भी करा देता है, थोड़ा जल्दी थकान महसूस करा देता है। यानी कि यह राशि परिश्रमी नहीं है। परिश्रम, कठोर परिश्रम करने में समस्याएं आने लगती, थकान महसूस होता है। यह राशि जल तत्व की राशि को सुस्त राशि भी कहते हैं, गंभीर राशि भी कहते हैं।
थोड़ा स्वभाव संकोची हो जाता है। अब इसी उदाहरण कुंडली में 7वें भाव में जल तत्व की राशि है, इनकी जीवन साथी कैसा होगा? कुछ संकोच मन में होगा कि नहीं होगा? कुछ संकोची स्वभाव की हो गई। और जिस भाव में जल तत्व का राशि होता है उस भाव से संबंधित कार्यों में हम बार बार बात करते हैं पुराने जमाने की। बात 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 क्या करते हैं? पुराने जमाने की। यानी कि इस शब्द को दूसरे कायदे में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि परंपरा, सनातन परंपरा, यानी जो पहले से होता आया है उस प्रकार की बात। अब यह मित्रता वाली बात हो, पार्टनरशिप की बात हो, या दाम्पत्य जीवन की बात हो, तो क्योंकि सातवां भाव है, तो यह यदि वैवाहिक जीवन की ही बात होगा तो यह बार बार पुरानी बातों को लेगा कि हाँ भाई शादियां 7 जन्मों का बंधन होता है, ये होता है, वो होता है, थोड़ा सा समस्या भी है, फिर भी मैनेज करके चले। अगर यही तीसरे भाव में है तो क्या सोचेगा? यह समझने समझाने वाली बात है। यह समझने समझाने वाला भाव है ना, समझने वाला तो नहीं, समझाने वाला भाव है। 11वां भाव क्या है? समझने वाला या समझाने वाला? शायद हमारी बातों को आप लोग नहीं सुन पा रहे। जी 11वां भाव समझने वाला है या समझाने वाला? समझाने वाला। समझाने वाला पावर ऑफ स्किल है ना। जी तो यदि तीसरे तीसरा भाव भाव में पावर स्किल। हाँ, तीसरा भाव समझाने वाला है, हम स्किल का उपयोग जहां करते हैं वह है। जी समझने का भाव तो 5वां है, जहां से जी हम हाँ पढ़ते हैं, जी सीखते हाँ हैं, जी समझते हैं, तो 5वां भाव। जी और समझाना तीसरा भाव। तीसरा भाव होगा, क्योंकि यह स्किल पावर है जो हम अपने गतिविधियों को दूसरों पर, हम अपने कार्यों से, अपने वाणी से, अपने कार्यों के ढंग से जो दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो तीसरा भाव स्किल भाव। जल तत्व की राशि है, तो अब इस पर परंपरा वाली बात कैसे लागू करेंगे? तो यह जो भी बात समझाएगा तो नया जो नियम कायदा होगा उसको जल्दी समझना नहीं चाहेगा, नहीं समझाएगा, या पुरानी बातें को आएगा, पुरानी बात। अब जैसे हम ही को ले लीजिए, हम आज तक जब भी कक्षा चलती है, बात पुस्तक की आती है, तो हम किस पुस्तक की चर्चा करते हैं? पौराणिक पुस्तकों की ही चर्चा करते हैं ना, कि उसी में हमें मन लगता है पढ़ने में। जी जी हो सकता या समझाने की बात जब करते हैं तो हम उसी बातों की चर्चा करते हैं, जैसे फल दीपिका हुआ, किरतला सरोवर शास्त्र हुआ, मानसागरी हुआ, जातक पारिजात हुआ, सरावली हुआ, ऐसे ढेर सारे पौराणिक पुस्तक। तो हम कक्षा में तो कभी आवश्यकता पड़ता है तो हम उसी पुस्तक की नाम लेते हैं ना। हाँ। हो सक, हो सकता है कि मेरे कुंडली के तीसरे भाव में जल तत्व की ही राशि है। जल तत्व की राशि बड़ा जल्दी प्रभावित हो जाता है, संवेदनशील राशि होता है, भावुक राशि होता है, शीघ्र प्रभावित हो जाता है, और कल्पना शक्ति ढेर सारा होता है। ख्याली पुलाव स्वप्नशील मतलब क्या होता है? ख्याली पुलाव बनाने। अगर यही चर राशि अगर यहाँ पे हो, लग्न में हो, तो व्यक्ति का स्वभाव कल्पना के संसार में गोता लगाता रहेगा। ये होगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, कल्पना करता रहेगा। अब यहाँ पर अब स्वभाव को ही देखिए, एक तो या भूतत्व की राशि हो गया, या क्या होगा, जल तत्व का हो गया। अब इसके जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा? जल तत्व है तो स्वप्नशील जिसको बोल सकते हैं, स्वप्नशील। जी
कल्पना शक्ति कुछ ज्यादा है, लेकिन सूझबूझ भी एक बात होती है। तो सूझबूझ भौतिक जीवन में के लिए जो सूझबूझ चाहिए वह जल तत्व की राशि में काफी पाया जाता है, जिसे भौतिक सूझबूझ कहते हैं। और यह राशि संतोषी भी होता है। कहने का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भाव में, अब इस भाव में जल तत्व की राशि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, अब कौन सी राशि अच्छा है यहाँ पे? ये तीन राशियों में, इन तीनों राशियों में कर्क, वृश्चिक और मीन, तीनों राशियों में अच्छा अभी कौन सा दिख रहा है? तो यह जो कर्क राशि है इसमें देवगुरु बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति कुछ के हैं, लेकिन इसी में तो अष्टमेश भी है ना, जी खराब हो गया। अब कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति समथिंग अबाउट 12-13 अंशों के होंगे, और कर्क राशि में आज महीने की 30 तारीख है, लगभग 14-15 तारीख को राशि परिवर्तन होता है। सूर्यदेव भी यहाँ है, तो लगभग सूर्यदेव का अंशात्मक मान भी 12-15 डिग्री के आसपास में होगा तारीख के हिसाब से। जी है 15 डिग्री के आसपास में, 12 से अधिक होगा, 13-14 से अधिक होगा, 15 के, यानी 14-15 के आसपास। तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य यहाँ पर जो है, सूर्यदेव अस्त हो गए, सूर्यदेव अस्त हो गए, नहीं, देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए, सूर्यदेव बलवान हो, और ये अष्टमेश भी है। यह क्या है? अष्टमेश है। अष्टमेश भी। यह राशि थोड़ा खराब हुआ या मजबूत हो गया? राशि तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर जितने व्यक्ति इस बात को समझ, सूर्य और गुरुदेव लेकिन मित्र है, और चंद्र की राशि भी मित्र है, तो दोनों ही अच्छे बल देंगे। हाँ, उतना खराब नहीं, क्योंकि सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। नहीं लगता है। यह राशि काफी बलवान हो। अब 8 नंबर की राशि को देखा जाए, मंगल से दृष्ट है, किसी पापग्रह से दृष्टि नहीं है, मंगल की यह राशि है। तो यह राशि अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हो गया, अच्छे अच्छा हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए, एक तो शनि है बैठा हुआ, वो भी वक्री अवस्था में है, भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है, तो क्या यह उत्तम हुआ? यह बिल्कुल खराब हो गया। हाँ, उतना उत्तम नहीं हुआ, यह बिल्कुल खराब हो गया। खराब हो गया। क्यों हो गया? तो अब आप कहेंगे कि शनि लग्नेश है, शनि लग्न के स्वामी हैं। अब ये शुभ ग्रह हो गए अन्य ग्रहों के लिए। लग्नेश सामान्यतः किसी को शत्रु नहीं मानते, क्योंकि सभी ग्रहों से फल लग्नेश को ही लेना होता है। लेकिन अब लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि हो गई, तो नीच की दृष्टि होने से शून्य हो गया, या शून्य फल, शुभता कुछ नहीं आया, शुभता वगैरह कुछ नहीं आया। अगर इनकी नीच की दृष्टि नहीं होती, दूसरा दृष्टि होता तो शुभ फल मिलता, लेकिन नीच की दृष्टि शून्य फल हो जाता है, शून्य हो गया। दूसरा, सूर्य के द्वारा देखा जा रहा है, जो अष्टमेश है, थोड़ा यह भी खराब होगा। तो जब लग्न खराब होगा तो लग्नेश भी तो प्रभावित खराब हो गया ना, लग्न का ही मालिक है ना वो। जी, और मूल त्रिकोण राशि भी मार्केस हो गया एक तरह से। ठीक है। अब यह शनि की यह राशि जो भी जैसे, तो यह शनि उतने अच्छे नहीं हुए। नहीं, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो तीनों राशियां हैं, तीनों राशियों में कौन सी राशियां सर्वोत्तम हो गया, उत्तम हुआ? तो यह भी हुआ, यह भी हुआ। ये थोड़ा खराब हो गया, थोड़ा कम हो गया, थोड़ी सुविधा है, क्योंकि राशि के स्वामी उच्च के होकर के अपनी राशि को देख रहे हैं।
इसलिए यह भी ठीक है, लेकिन बकरी शनि के हो जाने से थोड़ा खराब है। तो कहने का मतलब हम सभी ऐसे चर्चा कर सकते हैं कि जल तत्व वाले जो होते हैं, मुख्य रूप से अगर भाव ठीक हो तो उस भाव से संबंधित व्यक्ति चिंतन मनन को बढ़िया से करता है, कल्पना उस भाव से संबंधित ढेर सारा कल्पना भी करता है। तो अब देखिए, अब यह तो 8 11वें भाव में है जी कल्पना करना। अब आय के नए नए स्रोत के लिए कल्पना करेगा, क्या करेंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे कल्पना से। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो सबसे अच्छी यही राशि है अभी। और अपने सूझबूझ से, अपने संवेदनशीलता के सहारे आगे बढ़ने का। तो यह तो हुआ अग्नि तत्व, भू तत्व, वायु तत्व एवं जल तत्व से संबंधित बातें कि यदि किस भाव में हो तो हम लोग कैसे देख सकते। यह कोई हम लोगों की बेसिक कक्षा नहीं है, यह प्रदेश की कक्षा है। बेसिक कक्षा में हल्के हल्के विषय वस्तु बतला करके आगे बढ़ जाया जाता है, लेकिन जब प्रदेश की कक्षा होती है तो यह एक एक शब्द पर हम लोगों को लंबा लंबा देर चर्चा करना होता है, विषय वस्तु को समझना होता है। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो अगली कक्षा में हम लोग स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे कभी फिर किसी हफ्ते में सरसरी तौर पे हम लोग अन्य गुणधर्मों पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एवं अब हम आप लोगों से पूछते हैं कि ये राशि के तत्वों के बारे में हम लोगों ने जाना समझा, आप लोगों के कुंडली पर यह कितना प्रतिशत किसी भाव में हो, लगभग कितना प्रतिशत यह लागू हो पा रहा है, जो हम लोगों ने चर्चा किया। 70-80% लग रहा है 80 के आसपास। 80% के आसपास में। हाँ, अब मनसुख रावल जी आपने क्या कहा है? 70-80% लगता है गुरु। चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यह गुण धर्म को हम लोगों ने जो चर्चा किया, यह पूर्ण रूप से यही लागू हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने केवल राशियों को आधार लिया। फिर कार्य करने वाले ग्रह होते हैं, यदि राशियां और ग्रह दोनों के गुण धर्मों का समायोजन करके यदि हम लोग फलादेश करते हैं तो हम लोगों के फलादेश में सटीकता आता है। खास करके राशियों के गुण धर्म, ग्रहों के गुण धर्म इत्यादि को तो बार बार पढ़ना चाहिए। इसका उपयोग कुंडली मिलान में काफी ज्यादा होता है, कुंडली मिलान में काफी ज्यादा काफी ज्यादा होता है। तो हम अब आज की कक्षा यहीं पे स्थगित करते हैं और